तो चैप्टर नंबर 5, देखो जब हम लोगों को कंपनी के अंदर फंड्स की जरूरत होती है तो कंपनी अपने फंड्स को पूरा करने के लिए दो हिस्सों का इस्तेमाल कर सकती है। पहला आप लोगों के पास में इक्विटी, इक्विटी का मतलब जो ओनर्स फंड है, और दूसरा आपके पास में डेप्ट का इस्तेमाल कर सकती है। अब डेप्ट के अंदर तीन तरह के डेप्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और तीसरा आप लोगों के पास है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म का मतलब जो पेएबल है 12 महीने के अंदर अंदर, जिसको आप बोल सकते हो एक साल से, एक साल के अंदर अंदर पेएबल है। एक ऐसा डेप्ट जो 1 से 3 साल के अंदर पेएबल हो उसको मीडियम टर्म फाइनेंसिंग बोलते हैं। और आपके पास में जो डेप्ट 3 साल के बाद पेएबल हो जनरली, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट करते हैं। ये डेफिनेशन प्रीफिक्स नहीं है कि आपके पास में किसी जगह पर 3 साल को लॉन्ग टर्म मानेगा, किसी जगह पर 5 साल को भी लॉन्ग टर्म मान सकता है। लेकिन यूजुअली एक से मतलब जीरो से 12 महीने शॉर्ट टर्म, और 1 साल से 3 साल मीडियम टर्म, और 3 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म। अब आपके पास में कंपनी जब आपके पास शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर मीडियम टर्म को रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए अपने डायरेक्टर्स से, अपने डायरेक्टर्स से या अपने मेंबर्स से या आम पब्लिक से पैसा एज ए लोन, एज ए डेप्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एज ए लोन या एज ए डेप्ट एक्सेप्ट कर लेती है, भैया हम लोगों ने ये पैसा आप लोगों से एज ए डेप्ट वसूल किया है। इस डेप्ट को हम लोग क्या टर्म करेंगे? इस डेप्ट को हम लोग टर्म करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। एक प्रकार का ये कंपनी के टुवार्ड क्या है? लोन है, जो कि कंपनी ने किससे पैसा लिया है? या तो अपने डायरेक्टर से, या मेंबर से, या फिर पैसा किससे लिया है? पब्लिक से पैसा लिया है। बराबर है। तो अब ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पब्लिक कंपनी के पब्लिक से, डायरेक्टर से या मेंबर से पैसा लेने से रिलेटेड है। एक प्रकार का लोन एग्रीमेंट है। तो जैसे ही आपके पास में फाइनेंस रिलेटेड बातें आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई भी आपके ऊपर नजर रखना शुरू कर देते। तो अब आपके पास में चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बनाया, और जिसके अंदर मेंशन किया कि भैया हम लोग किसको डिपॉजिट मानेंगे, कौन से लोन या कौन सा पैसा जो पब्लिक डायरेक्टर या मेंबर से आपके पास में आया है जिसको डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा, और कौन से पैसे को हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। अगर कोई कंपनी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंसिंग के तौर पर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है, तो उसको किन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा? वो बातें सेक्शन नंबर 73 से लेकर के सेक्शन नंबर 76 ए तक के अंदर हमें बता रखी है। तो सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 75 और सेक्शन नंबर 76 हम लोगों के सिलेबस के अंदर मतलब कवर होने चाहिए। तो ये बंदा कहता है यहाँ आपके पास में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएगा। पब्लिक डिपॉजिट क्या है, क्या नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट अगर कंपनी एक्सेप्ट करना चाहती है तो डायरेक्टर से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के क्या रूल है, मेंबर से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के क्या रूल है, और पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के क्या रूल है। अगर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो उसकी रीपेमेंट से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी है। अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट की रीपेमेंट में फेल हो जाए, तो डिविडेंड वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 73 74 के ऊपर आकर के कि अगर कंपनी ने सेक्शन नंबर 73 74 में डिपॉजिट या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, और तब जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। करेक्ट है। तो ये बातें हम लोगों ने वहां भी पढ़ी थी। तो मैं वापस से इस चैप्टर के ऊपर आता हूँ, तो देखिएगा सेक्शन नंबर 75 आप लोगों का डील करता है, सेक्शन नंबर 5 आपके पास डील करता है सेक्शन नंबर 73 से लेकर के 76 के लिए। ये कहता है जी सेक्शन नंबर 73 आप लोगों को बताएगी कि कंडीशंस, कि भी किस तरीके से हम लोग आपके पास डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, किससे? मेंबर से। क्या कहता है जी आपके पास में एंड प्रोहिबिशन, कि भैया हम लोग आपके पास में पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये भी बताएगा। सेक्शन नंबर 74 रीपेमेंट की बात करेगा। सेक्शन नंबर 75 डैमेजेस की बात करेगा। सेक्शन नंबर 76 बात करेगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द आपके पास में जर्नल पब्लिक। और सेक्शन नंबर 76 ए पनिशमेंट्स की बात करेगा। अगर किसी पर्सन ने सेक्शन नंबर 73 या 76 के अंदर क्या किया है, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो उसको हम लोग किस तरीके से आपके पास डील करेंगे उसकी बात करेगा। लेकिन सबसे पहले जब हम लोग आपके पास में इस चैप्टर के अंदर आते हैं तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 31, क्लोज नंबर 31 वो आपके पास में कैरी ऑन होता है।
सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 31 हमें ये बताता है कि भैया क्या डिपॉजिट है, क्या डिपॉजिट है। तो कहता है आपके पास में द व्हाट इज ए डिपॉजिट, तो कहता है जी डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और इन द एनी अदर फॉर्म, किसी भी तरीके से अगर कंपनी को कोई भी पैसा रिसीव हो तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करके चलेंगे सर जी, वो आप लोगों के पास में डिपॉजिट, मतलब देखो डिपॉजिट के तौर पर, लोन के तौर पर, या इसी मैनर में अगर कोई पैसा आपको मिला है तो वो डिपॉजिट के तौर पर काउंट होगा। लेकिन अब ये एनी अदर फॉर्म आ जाने के बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या कंपनी के पास में शेयर कैपिटल का पैसा आए वो भी डिपॉजिट है, क्या कंपनी ने डिबेंचर इशू किए वो भी डिपॉजिट है, कंपनी के पास में कस्टमर ने एडवांस दिया वो भी डिपॉजिट है। अब भैया इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो गए। जैसे ही कंपनीज एक्ट के अंदर ये वाली बात मेंशन की गई, एनी अदर फॉर्म, किसी भी तरीके से अगर कंपनी को कोई भी पैसा मिले सारे को हम क्या मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। क्रेडिटर से आपके पास डेटर से रीपेमेंट आई, डिपॉजिट। आपने कोई फर्नीचर बेचा उससे कोई पैसा रिसीव हुआ, डिपॉजिट। इसका मतलब तो यही हुआ। तो आरबीआई ने यहाँ पर आकर के नोटिफाई किया कि भैया डिपॉजिट का मतलब लोन टाइप वाले फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोग अगर ये पैसा आपको रिसीव होता है तो इसको हम क्या ट्रीट नहीं करके चलेंगे, इसको हम लोग आपके पास में डिपॉजिट ट्रीट नहीं करके चलेंगे। ये कहता है यहाँ आपके पास में कि आपके पास में व्हाट इज नॉट ए डिपॉजिट एज पर द रूल नंबर 21C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट से कोई भी पैसा रिकवर हुआ है तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी गवर्नमेंट, बात करें स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, खट्टर गवर्नमेंट। इसी तरीके से बात करें तो जो लोकल अथॉरिटी है जैसे अपनी म्यूनिसिपैलिटी, जैसे पंचायत, इसी तरीके से आपके पास में कोई भी स्टेचुरी अथॉरिटी जो आपके पास में अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनाई हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसने आपको कोई डोनेशन दी हो तो वो आपके पास में, या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी बनाई गई हो, कोई एक्ट पास किया गया हो उसके अंदर कोई अथॉरिटी बनाई गई हो, उसने अगर आपको कोई पैसा दिया है, या फिर आपके पास में एनी सोर्स हुज आपके पास में रीपेमेंट, किसने गारंटी दी हो, सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पास गारंटी दी हो। तो कोई भी पैसा आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुरी बॉडी या फिर एनी अदर सोर्स जिसकी गारंटी किसने दे रखी है, गवर्नमेंट ने दे रखी है, पैसा रिकवर होगा तो उसको हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे, लोन ट्रीट नहीं करेंगे। ये बंदा कहता है इसी के अंदर लोन फ्रॉम द बैंक्स, अगर आप लोगों ने लोन लिया है किससे, बैंक से, या कोई भी फैसिलिटी ली है बैंक से। फैसिलिटी के अंदर सर जी दो फैसिलिटी शामिल होती है, एक तो ओवरड्राफ्ट और दूसरी फैसिलिटी का नाम है कैश क्रेडिट, जिसको कि आप सीसी लिमिट बोलते हो। तो दैट इज अकाउंट, अगर आप लोगों ने बैंक से किसी भी तरह का कोई लोन लिया हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, या फिर आप लोगों ने क्या ली है, कैश क्रेडिट लिया है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम उसको क्या ट्रीट नहीं करेंगे, डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। कहते जी लोन फ्रॉम पीएफआई, पीएफआई स्टैंड फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एलआईसी है। अगर यहां से भी आप लोगों ने कोई लोन लिया है या फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोगों को ऑब्टेन हुई है तो वो भी क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो भी आप लोगों के पास में मालिक लोन ट्रीट नहीं किया जाएगा। कहते जी पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये सर जी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, आपने म्यूचुअल फंड सुना है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, स्कीम बनाता है। देखो म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये आप लोगों के पास में एक म्यूचुअल फंड है, एक ट्रस्ट है, देन इस ट्रस्ट के पीछे एक काम करती है एएमसी, ये है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करने का काम करती है एएमसी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने का काम किसका, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड सारा पैसा अपने पास लेते हैं, इस सारे पैसे को किसके पास फॉरवर्ड करेगा, एएमसी के पास में, और एएमसी इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर, बराबर है। तो म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीमें बनाते हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने का काम करता है। तो हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ एक ही आइटम के बारे में जानते हैं या सुना है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के जैसे ऐसे बहुत सारे फंड और हैं
या ट्रस्ट बहुत सारे और हैं जो पब्लिक से पैसा गैदर करते हैं और उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड पहला तो हो ही गया। दूसरा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इसको रिट बोलते हैं, REIT, रिट। इसका काम क्या होता है, ये पब्लिक से पैसा गैदर करता है और ऐसी कंपनियों को लोन देता है या ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा लगाता है जो कंपनियां रोड बनाने में, जो कंपनियां मकान बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, रेलवे ट्रैक, मतलब रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम करे, उसके अंदर जो रियल स्टेट का, जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने का, डैम वैम बनाने का काम करे। कहते जी दूसरा, ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का, डैम बनाने का, या रेलवे स्ट्रक्चर सेटअप करने का काम करे। इसी तरीके से जो वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल फंड का मतलब जो नए नए स्टार्टअप्स को पैसा लोन पर देने का काम करे, उस फंड के अंदर पैसा लगाए। इसी तरीके से ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी होता है, ये भी आप लोगों के पास में लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर ये फंड भी पैसा रिसीव करे। ये कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रोम, किससे पैसा रिसीव हो, और आपके पास में AIF से पैसा रिसीव हो, DVCF से पैसा रिसीव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से पैसा रिसीव हो, इसको इनविट बोलते हैं, इनविट से पैसा रिसीव हो, रिट से पैसा रिसीव हो, या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा रिसीव हो जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, सेबी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे, लोन ट्रीट नहीं करेंगे, सॉरी डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। कहते हैं जी पॉइंट नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये कहते हैं जी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए डायरेक्टर, अगर आप लोगों को डायरेक्टर से कोई भी पैसा रिकवर हो उस सिचुएशन में क्या है। तो सच्ची दो बातें हैं, अगर डायरेक्टर आपके पास में प्राइवेट कंपनी का है, या फिर डायरेक्टर किसका है, पब्लिक कंपनी का है, या फिर आपके पास में रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, अगर आप लोगों को पैसा रिसीव होता है किससे, डायरेक्टर से, या फिर आपके पास में डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो उस सिचुएशन में कहता है जी फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो वो पैसा आपको क्या ट्रीट नहीं करना है, डिपॉजिट ट्रीट नहीं करना है। ये कहता है पर्सन, द पर्सन फ्रॉम whom द मनी इज रिसीव्ड, द मनी इज रिसीव्ड, तो आपके पास में डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी या रिलेटिव ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी shall furnish to the company, furnish to the company at the time of giving a money written a declaration that the amount is not being given, ये पैसा जो है वो सर जी मेरा है, मैंने किसी दूसरे पर्सन से पैसा बोरो करके आपको पैसा ग्रांट नहीं किया है। आपके पास में डिक्लेरेशन देगा दैट द, आपके पास टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ गिविंग द मनी ए रिटन डिक्लेरेशन इज नॉट बीइंग गिवन आउट, द फंड्स इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ द फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय द बोरोविंग और एक्सेप्टिंग द लोन, या फिर आपके पास में डिपॉजिट फ्रॉम द एनी अदर पर्सन, मतलब जितना पैसा मैंने दिया है वो मेरा है, ना कि मैंने किसी दूसरे पर्सन से पैसा बोरो करके, लोन लेके या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करके आपको दिया है। बराबर है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कहते हैं जी कंपनी शेल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द मनी सो एक्सेप्टेड, किसके अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगी कि इतना पैसा हम लोगों ने किससे एक्सेप्ट किया है, सर जी वो आपके पास में वो पैसा हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, किससे एक्सेप्ट किया है, डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा एक्सेप्ट किया है। every private company every private company डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करेगी इस बात को कि सर जी डिस्क्लोज करती है आपके पास बाय द नोट अबाउट द मनी रिसीव्ड, किससे, सर जी कितना पैसा हम लोगों को डायरेक्टर से और कितना पैसा हम लोगों को किससे रिसीव हुआ है, डायरेक्टर के रिलेटिव से रिसीव हुआ है। कहता है जी एवरी पर्सन एवरी पर्सन, सर जी कौन जी आपके पास में, एवरी पर्सन अदर देन द प्राइवेट कंपनी, एवरी कंपनी अदर देन ए प्राइवेट कंपनी, मतलब सीधी सी बात है पब्लिक कंपनी, तो कहता है जी शेल डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किस चीज को डिस्क्लोज करेगा, अबाउट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर, कि भैया कितना पैसा हम लोगों के पास में डायरेक्टर से रिसीव हुआ है। तो मालिक मेरा मन करता है कि मैं इससे रिलेटेड एक डायग्राम बना लूं, क्या डायग्राम बना लूं, तो मालिक यहाँ आपके पास में अमाउंट रिसीव्ड बाय, अमाउंट रिसीव्ड बाय पब्लिक कंपनी, और दूसरा है आपके पास में प्राइवेट कंपनी। अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पब्लिक कंपनी और अमाउंट रिसीव्ड बाय आप पास में प्राइवेट कंपनी।
फ्रॉम। पब्लिक कंपनी पैसा किससे रिसीव करेगी? पब्लिक कंपनी आपके पास पैसा रिसीव करेगी डायरेक्टर से। और प्राइवेट कंपनी पैसा रिसीव कर सकती है फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर या रिलेटिव हो ऑफ डायरेक्टर। या तो पैसा आपके पास में डायरेक्टर से रिसीव हो, या फिर आप लोगों के पास में पब्लिक कंपनी जिसने, प्राइवेट कंपनी जिसने पैसा किससे रिसीव किया हो, तो जी आपके पास में किससे पैसा रिसीव किया हो सर जी? आप लोगों के पास में पैसा रिसीव किया हो किससे? पब्लिक, आपके पास में डायरेक्टर से। अब जब भी आप लोगों के पास में पब्लिक कंपनी अपने का डायरेक्टर अगर आपके पास में पैसा ग्रांट करता है, अगर पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर पैसा ग्रांट करता है, तो देखना जी क्लोज नंबर 1 अप्लाई करेगा क्या? द पर्सन फ्रॉम whom द मनी इज रिसीव्ड, दैट इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और आपके पास में रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अब देखो जी यहाँ इस पर्सन ने कहा डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और आपके पास में रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो क्लोज है, ये वाला जो क्लोज है, ये प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई करेगा या पब्लिक कंपनी पर भी अप्लाई करेगा? सर जी दोनों पे अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्ड डाला ना इस बंदे ने, वो डाला आपके पास में द कंपनी। मतलब डायरेक्टर का मतलब है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का मतलब है चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। और जबकि रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कौन सा है सर जी? वो आप लोगों के पास में प्राइवेट है। तो यहाँ आप लोगों के पास में कौन आपके पास में डिक्लेरेशन, तो आपके पास में कंडीशंस की बात कर लें। कंडीशंस, तो कंडीशंस के अंदर पहला क्या है सर जी? पहले ही आप लोगों के पास में कंडीशन है कि पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर गिव ए डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन दैट, दैट मनी गिवन टू कंपनी इज नॉट, इज नॉट बोरोड, टेकिंग एज ए लोन और accepting public deposit, public deposit from any other पर्सन। मतलब भैया पैसा मेरा है, मैंने किसी दूसरे पर्सन से पैसा बोरो नहीं किया है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंपनी, कंडीशन नंबर 2 क्या है मालिक? कंपनी क्या करेगी आप लोगों के पास में? कंपनी, अब देखो इस बंदे ने कहा द कंपनी शेल डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द मनी। कौन सा पैसा सर जी? जो आप लोगों के पास में ये रिसीव हुआ है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी। तो ये वाली बात आपके पास में प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई है या पब्लिक कंपनी पर अप्लाई है? सर जी दोनों पर अप्लाई है। तो मतलब आपके पास में कंपनी शेल डिस्क्लोज, शेल डिस्क्लोज द अबाउट सच मनी इन बोर्ड रिपोर्ट। इसके अंदर शो करेगी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 के अंदर देखिएगा मालिक, ये कहता है द कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी, किस में भी डिस्क्लोज करेगी सर? ये पैसा आपके पास में डिस्क्लोज करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपनी shall disclose in the notes of financial statements, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज का नोट शो करेगी? दैट मनी रिसीव्ड फ्रॉम
डायरेक्टर, मनी रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर। ये बात आप लोगों के पास समझ आ रही है या डाउट है? डन। अच्छा जी। यहाँ आप लोगों के पास में जो डिक्लेरेशन है, क्या वो आपके पास में जितनी भी कंडीशंस है, ये सारी कंडीशन सेम है? सेम है। बस फर्क इतना है कि ये डिक्लेरेशन आपके पास में जो डायरेक्टर देगा, यहाँ डायरेक्टर का रिलेटिव भी देगा। ये वाली कंडीशन सेम है, ये वाली कंडीशन सेम है। ये डिक्लेरेशन आपके पास में बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, चाहे आपके पास पैसा पब्लिक से रिसीव हो चाहे प्राइवेट से रिसीव हो। और लास्ट वाली आप लोगों के पास में कंडीशन ये भी सेम है। बस एक चीज का फर्क है कि पब्लिक कंपनी पैसा रिसीव करेगी सिर्फ डायरेक्टर से, तो उसको पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। और आपके पास में अगर प्राइवेट कंपनी पैसा रिसीव करती है डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से, तो उसको भी क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। बराबर है? तो यानी कि हम लोग यहाँ एक नोट के तौर पर लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय पब्लिक कंपनी फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक डिपॉजिट। लिख दो अमाउंट, ये आपके पास में खतरे का निशान बना के लिखना, खतरे का निशान से चित्त प्यार से खतरा, हाँ क्वेश्चन गलत करवा सकता है। हाँ जी, तो ये आपके पास में लिखेगा एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पब्लिक कंपनी, बाय पब्लिक कंपनी टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स विल बी ट्रीटेड एज। क्या बेटा? क्यों आएगा बेटा? अरे बेटा डायरेक्टर तो पब्लिक कंपनी का है ना, जिसका डायरेक्टर उसका रिश्तेदार। हाँ, हाँ पढ़ो ध्यान से। ये कह रहा है आपके पास में कंपनी द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए आपके पास में प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के रिलेटिव का डायरेक्टर, ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव अगर हमें पैसा देगा तो अपना क्या लगता है अपने तो पब्लिक हो गया ना वो अपने साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। अपने साथ उसकी रिश्तेदारी कब आएगी? जब वो अपने डायरेक्टर का रिलेटिव हो। अब एक बात बताओ ना, अब खुशी के मामा अगर आपके पास में कनिष्का को कोई गिफ्ट दे, तो कनिष्का के लिए क्या है? वो तो आपके पास गिफ्ट फ्रॉम पब्लिक है। अगर कनिष्का के मामा वो कनिष्का को गिफ्ट दे तो वो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है ना। अब मामा मतलब कि अगर वो मतलब दूसरे के मामा को भी मामा कहे तो सही थोड़ी ना वो मामा बन गए। सही है, चले। हाँ जी, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है जी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? आजकल है ना आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। क्या होता है, आज हर एक आदमी को ये पता है कि अगर उसकी सैलरी बढ़नी है तो कैसे बढ़ेगी, जब वो बंदा एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर मूव ऑन करेगा। अब भैया ये समस्या सब कंपनियों के साथ में आनी शुरू होगी। अब एक डेढ़ साल कंपनी काम सिखाए, जब उस बंदे से फ्रूट लेने का टाइम आए तो बंदा भाग जाए। तो कंपनी को महसूस होता है कि हमने तो ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया और जिसके अंदर पैसे ले नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान भी 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना। तो इसीलिए कंपनी ने एक लिमिट लगा दी कि भैया हम लोग बॉन्ड साइन करेंगे, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। आपको उतने पीरियड तक कंपनी के अंदर क्या करना पड़ेगा? सर्व करना पड़ेगा। और बॉन्ड के साथ साथ हम लोग आपसे कुछ पैसा भी वसूल करेंगे, मतलब 50,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी के तौर पर जमा कर रखे हैं। अगर आपने बीच में कंपनी को छोड़ा तो कंपनी आपके पैसे को छोड़ देगी और वो सारा पैसा फोरफिट कर लिया जाएगा। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो पैसा जो कंपनी के पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आया, जब वो पैसा आपके पास में कंपनी के लिए डिपॉजिट है ना मालिक, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोगों ने क्यों लिया है, मोटिव क्लियर है? हाँ जी, तो बंदा कहता है एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इफ द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो उसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। पहला, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह का आपको ब्याज पे नहीं करना। दूसरा, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट डज नॉट एक्सीड द एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय,
जो आपके पास में एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी है उससे ज्यादा कवर ना करे, तो बंदा कहता है कि सिर्फ आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम लोग उसको क्या ट्रीट नहीं करेंगे सर जी, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। कहते जी अमाउंट ब्रोट बाय, अगर अमाउंट ब्रोट बाय क्या है, प्रमोटर्स, तो कहते जी एनी अमाउंट ब्रोट बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन इन द परजुएंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन को अंडरलाइन करो जी, कंडीशन, एनी कंडीशन, किसकी कंडीशन, आपके पास में लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की है या किसी बैंक की, सर जी पता नहीं क्या गाना गा गया, जब आप लोग किसी बैंक से लोन लेने के लिए गए, आपने कहा जी हम लोगों को तो 90 लाख रुपए का लोन दे दो, बैंक ने कहा जी लोन दे देंगे, बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है लोन देने में, लेकिन कंडीशन है छोटी सी, हम आपको 90 लाख रुपए का लोन देंगे, लेकिन कंडीशन है कि इस लोन के साथ साथ 30 लाख रुपए प्रमोटर भी पैसा लगाए, कभी ऐसा ना हो कि हम आपको 90 लाख दे और आप सारा पैसा लेकर के फुर हो जाओ। अगर कभी भी देखो अपन लोग जब 12th क्लास में थे तो एक मार्जिन रिक्वायरमेंट आती थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक उसको 70% ही फाइनेंस करेगा, तो मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको 90 लाख रुपए की जरूरत है, तो बैंक क्या कहता है कि भाई मैं तो 60 लाख 70 लाख रुपए ही फाइनेंस करूंगा, जो 20 लाख या 30 लाख रुपए का जो डिफरेंस बच गया, 20 लाख या 30 लाख रुपए का जो डिफरेंस बच गया, वो डिफरेंस किसको पूरा करना पड़ेगा, प्रमोटर को पूरा करना पड़ेगा। तो अब प्रमोटर आपके पास में अनसिक्योर्ड लोन के तौर पर कंपनी में पैसा लेकर के आएगा, उसका पर्पज कंपनी को लोन प्रोवाइड करना है या बैंक की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है, बैंक की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो यही बात कहते हैं कि एनी अमाउंट ब्रोट बाय द आपके पास में प्रमोटर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन इन परजुएंस ऑफ द स्टिपुलेशन ऑफ द आपके पास में लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और ए बैंक सब्जेक्ट टू द आपके पास में फॉलोइंग द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, द लोन इज ब्रोट in the pursuance of the personal stipulation imposed by the lending institution on the promoter to contribute the such finance। दूसरा, the loan is provided by the promoter themselves, मतलब जो लोन हो वो आपके पास किसने प्रोवाइड किया हो, प्रमोटर ने, या फिर प्रमोटर के रिलेटिव्स ने, और या फिर आप लोगों के पास में दोनों ने मिलकर के लोन दिया हो। कहता है जी एग्जाम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, मतलब सर जी कहना ये लास्ट वाली कंडीशन में बोल कर है, ये कहते हैं जी आपने लोन लिया बैंक से 3 साल के लिए, 3 साल तक आपको भी प्रमोटर को भी अपना पैसा बैंक कंपनी में रखना पड़ेगा, कंपनी ने बैंक के लोन की रीपेमेंट कर दी तो कंपनी को तुरंत किसका भी पैसा वापस करना पड़ेगा, प्रमोटर का पैसा भी वापस करना पड़ेगा। अगर बैंक के लोन की रीपेमेंट के बाद भी प्रमोटर का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। तो कहता है जी सच एग्जाम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन और द बैंक आर रीपेड एंड नोट देयर आफ्टर, उसके बाद ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ नोट के तौर पे ये बात लिख सकते हैं, इफ द लोन प्रोवाइडेड बाय, इफ द लोन प्रोवाइडेड बाय, इफ द लोन प्रोवाइडेड बाय प्रमोटर or their relatives or their relatives or both to the company, to the company remain outstanding, remain outstanding after the repayment of, after the repayment of loan, after the repayment of loan taken from FI और बैंक, एफ आई स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बैंक जो आपके पास है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन की रीपेमेंट के बाद भी स्टैंड करे, देन सच लोन, then such loan will be treated as, then such loan will be treated as public deposit, then such loan will be treated as public deposit। करेक्ट है, चलिए मालिक, कंफ्यूजन पक्का, श्योर ना, ओके थैंक यू। कहता जी अमाउंट रिसीव्ड, अगर आप लोगों को कोई भी पैसा रिसीव हुआ है फ्रॉम द एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से पैसा रिसीव होता है तो भैया वो कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते हैं, वो आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट के तौर पर काउंट नहीं होगा। कहता जी अमाउंट रिसीव्ड, अगर आप लोगों को कोई भी पैसा रिसीव हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहता जी एनी अमाउंट रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द फेमा, फेमा बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999,
एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड, जो फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो। इसी तरीके से आपके पास में कोई फॉरेन कोलाबोरेशन हो या फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट या फॉरेन सिटीजन से पैसा रिसीव हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो पैसा भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा। ये कहता है आपके पास में नेक्स्ट, अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट। अगर आप लोगों ने कोई पैसा ट्रस्ट के तौर पर होल्ड ऑन कर रखा है, नॉट नॉट इंटरेस्ट बियरिंग पैसा है जो आपने ट्रस्ट के तौर पर होल्ड कर रखा है। ट्रस्ट के तौर पर होल्ड करने का मतलब किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर पेमेंट रिसीव की, पैसा अभी तक आपके पास ही रखा है, तो भैया उसको भी हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। कहता है जी एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए सब्सक्रिप्शन और टू एनी सिक्योरिटी, सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी, हाँ आपने शेयर बेचे, आपने डिवेंचर बेचे, उनके एवज में आप लोगों को क्या मिली, एप्लीकेशन मनी मिली। सोचिए एप्लीकेशन मनी, हाँ वो शेयर और डिवेंचर वाली बात, हाँ हाँ। तो तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है। पहला नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर डिवेंचर बेचे, जितने रुपए के फेस वैल्यू के इशू किए हैं उतने के ही पैसे हैं। अगर आप लोगों के पास में कम के पैसे आ जाए, अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्जी नॉर्मल में और अंडर में तो कोई समस्या नहीं है, समस्या कब है, ओवर में। तो ओवर में ऐसी पोजीशन आती है कि कुछ लोगों को शेयर अलॉट नहीं होंगे, डिवेंचर अलॉट नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहली एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री बनाते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। बनाते हैं, हाँ बनाते हैं भैया, वो पैसा हम लोग वापस कर देते हैं। तो सरकार भी यही बात बोलती है, सरकार भी यही बात बोलती है कि भैया आप लोगों को जो पैसा रिसीव हुआ है किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सारा पैसा जिसके ऊपर की आपके पास में, जिनके जिनके टुवार्ड आपके पास में जो आपके पास में जो अमाउंट आपके पास किसके टुवार्ड एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट के टुवार्ड एडजस्ट करना है, उस पैसे को हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे, उस पैसे को पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। अगर कोई पैसा रिफंडेबल बनता है तो भैया जिस दिन अलॉटमेंट की है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसे को क्या कर दे, रीपे कर दे। अदरवाइज सारा पैसा क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। Any amount received toward the subscription of any security, if the such amount is appropriated only against the amount due on allotment of the आपके पास में company applied for, it is clarified that, कहता है आपके पास में if the security for which the application money was received are not allotted within the securities are not allotted within the 60 days of the receipt of application money। अगर आप लोगों को देखो जी, ये सीधा सीधा कहते हैं, हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 4 के अंदर थे तो वहां एक बात आई थी, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो 2 महीने के अंदर अंदर अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, सेक्शन नंबर 56 के अंदर ये बात लिखी थी। अगर आप 2 महीने बोले तो 60 दिन के अंदर अंदर शेयर इशू अलॉट नहीं कर पाते हो तो सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो कहता है आपके पास में, इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ द सिक्योरिटीज फॉर विच द एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड आर नॉट अलॉटेड विद इन द 60 days of the receipt of money, such application money shall be refunded within the next 15 days। अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। अदरवाइज सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज, शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट इफ द सच अमाउंट इज एडजस्टेड फॉर द एनी अदर पर्पज। अगर किसी दूसरे पर्पज के लिए भी अपने पैसे को एडजस्ट कर दिया ना, तब भी हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे, डिपॉजिट ही ट्रीट करेंगे। मतलब आप लोगों ने कोई सेट ऑफ कर दिया, उससे कोई पैसा लेना तो उससे एडजस्ट कर दिया ना, तब भी हम लोग उसको क्या ट्रीट करके चलेंगे, डिपॉजिट ट्रीट करके चलेंगे। कहता है जी एनी अमाउंट रेज्ड टू इशू द आपके पास में सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, एनी अमाउंट रेज्ड बाय द आपके पास में इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर इफ द डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट चार्ज और द चार्ज रैंक पारी पासु विद द फर्स्ट चार्ज, द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एनी एसेट्स जो शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बताई गई हो, एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब आपके पास में टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया हो। दूसरा कहता है द अमाउंट ऑफ सच डिवेंचर शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स, जिसको कि आपके पास में रजिस्टर्ड वेल्वर के पास में जो वैल्यू ऑफ असेट्स आपके पास डिक्लेयर की गई है उससे ज्यादा आपके पास में ना हो, तो सारा का सारा पैसा क्या ट्रीट किया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा। बराबर। अब क्वेश्चन निकल कर क्या आती है कि अगर हम लोगों ने अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए, अगर हम लोगों ने अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू किए तो उनसे मिलने वाला पैसा क्या पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट होगा, हाँ अनसिक्योर्ड डिवेंचर से इशू मिलने वाला पैसा क्या ट्रीट हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट हो जाएगा।
अच्छा, डिबेंचर वाला ये वाला पॉइंट लिखने से पहले ना एक बार पहले डिबेंचर के सारे क्लोज पढ़ लो, फिर उसके बाद फाइनल क्रक्स निकालेंगे। कहता है जी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ द कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। अगर आप लोगों ने कोई कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, कोई कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, तो उस सिचुएशन में कहता है जी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ द सच डिबेंचर्स आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द सच कन्वर्जन कितने टाइम के अंदर अंदर प्लेस हो जाएगा, 10 साल के अंदर अंदर। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग उसको क्या ट्रीट नहीं करेंगे, तो जी उसको भी हम लोग आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। एनी अमाउंट रेज्ड बाय द आपके पास में इशू ऑफ द लिस्टेड डिबेंचर। अगर आप लोगों ने लिस्टेड डिबेंचर को इशू किया है, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो कहते हैं कि अमाउंट रेज्ड बाय द आपके पास में इशू ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आपके पास में जो कंस्टिट्यूट करता है जो आपके पास में चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। एंड आप लोगों के पास में क्या हो सर जी, जो लिस्टेड हो, मतलब पहला आपके पास में सिक्योर्ड हो, ये आपके पास डिवेंचर नॉट कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज, मतलब कि कंपनी के ऊपर, कंपनी की किसी भी एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट ना करे, मतलब सो कॉल्ड आपके पास में अनसिक्योर्ड डिवेंचर हो गया। कहते जी अगर आपके पास इशू किया गया है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तब भी उसको क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो अब यहां से आपके पास में क्या निकल करके आता है, पहली बात निकल करके आती है आपके पास में डिवेंचर अनसिक्योर्ड होंगे। तो पॉइंट लिखिएगा आपके पास में अनसिक्योर्ड डिवेंचर द फॉलोइंग अमाउंट द फॉलोइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एनी डिवेंचर will be treated as will be treated as public deposit will be treated as public deposit। पहला क्या हो, अनसिक्योर्ड प्लस नॉन कन्वर्टेबल प्लस अनलिस्टेड। अगर आपके पास में कोई अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल है और अनलिस्टेड है, तो उस सिचुएशन में हम उसके जरिए अगर आपको कोई भी पैसा रिसीव हो, तो वो क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट मान लिया जाएगा। दूसरा कहता है अनसिक्योर्ड प्लस कन्वर्टेबल प्लस कन्वर्टेबल प्लस कन्वर्टेबल प्लस मोर देन 10 ईयर्स, जो 10 साल के बाद कन्वर्टेबल, 10 साल के बाद कन्वर्टेबल हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग उसको क्या ट्रीट करके चलेंगे, आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट करके चलेंगे। डन। और भी सिचुएशन बन सकती है, हाँ बन सकती है। ये कहता है जी आपके पास में कन्वर्जन किसके अंदर हो, शेयर्स के अंदर हो, मतलब अगर आपका कन्वर्जन डिवेंचर के अंदर हो और 10 साल से कम का टाइम पीरियड हो, तब भी उसको क्या ट्रीट करके चलेंगे, पब्लिक डिपॉजिट। तो कहता है जी अनसिक्योर्ड हो प्लस कन्वर्टेबल हो प्लस लेस देन 10 ईयर्स हो, और कन्वर्जन कन्वर्टेबल इन अदर डिवेंचर। अगर कन्वर्टेबल अदर डिवेंचर में हो, लेस देन 10 ईयर हो, तब भी हम लोग यही पोजीशन ट्रीट करते चलेंगे। बराबर है। और कोई सिचुएशन है तो बताओ, इसके अलावा सिक्योर्ड तो आपके पास कवर हो ही चुका। चलो, ये कहते हैं जी एनी अमाउंट रिसीव्ड किसके जरिए, कमर्शियल पेपर के जरिए। कमर्शियल पेपर वर्ड पहले भी सुना है क्या, जब कंपनी को 1 साल के लिए पैसे की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी अनसिक्योर्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करते हैं, लाइक डिवेंचर, जिसका पर्पज आपके पास में सिर्फ 1 साल के लिए पैसा प्रोवाइड करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर बोलते हैं, या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर कवर होता है। तो कहते हैं जी एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इशू ऑफ कमर्शियल पेपर
और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास में इन द गाइडेंस, किसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। कहता है जी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द निधि कंपनी, निधि कंपनी तो अपने मेंबर से ही पैसा एक्सेप्ट करती है, तो उसको भी अपने पास में पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद कहते हैं जी अमाउंट रिसीव्ड एज ए चिट, तो चिट फंड ने अगर कोई पैसा रिसीव किया है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन दिस आपके पास इन रिस्पेक्ट ऑफ द चिट अंडर द चिट फंड एक्ट, तो वो पैसा भी आपके पास पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप लोगों के पास में म्यूचुअल फंड था, जैसे आपके पास में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, इसी तरीके से आपके पास में वो रिट आया था, इनविट आए थे, वैसे ही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, ये भी आपके पास में म्यूचुअल फंड जैसी ही होती है। तो एनी अमाउंट रिसीव बाय द आपके पास में कंपनी अंडर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस, जो कि इसने फ्रेम की हो सेबी ने, उस पैसे को भी हम क्या ट्रीट नहीं करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट। डन। कहता है जी एनी अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25 लाख और मोर रिसीव्ड बाय ए स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ द कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आपके पास में डिवेंचर ही होता है कन्वर्टेबल नोट, जो कहता है जी कन्वर्टेबल नोट कन्वर्ट किया जाएगा या तो इक्विटी शेयर में, या फिर आप लोगों के पास में रीपेएबल होगा विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग एन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन ए सिंगल ट्रंच। सिंगल ट्रंच का मतलब एक बार में अगर आप लोगों ने इशू किया है फ्रॉम ए पर्सन, तो उसको भी हम लोग क्या ट्रीट नहीं करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। बराबर है। अच्छा, एक ये जो आपके पास में डेफिनेशन है स्टार्टअप की, ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, एक बार देख लेना, ये बार बार आप लोगों के सामने मूव ऑन करेगी, सेम आप लोगों के पास सामने आएगी। ये जो पब्लिक नोट है, ये जो कन्वर्टेबल नोट है, ये आप लोगों के पास में आप इसको एक प्रकार डिबेंचर समझ करके चलो, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जो कि किसको इशू किया जाता है, जो आपके पास है पब्लिक को इशू किया जाता है। तो मतलब स्टार्टअप कंपनी अगर आपके पास 25 लाख या इससे ज्यादा का पैसा डिबेंचर इशू करती है जो कन्वर्टेबल हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग उसको क्या करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। डन। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 20 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पॉइंट नंबर 20 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये कहता है जी एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब नॉर्मल केस में आप लोगों को क्या रिसीव हुआ है, एज एन एडवांस पैसा रिसीव हुआ है फ्रॉम द आपके पास में फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, और आपके पास में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, भी आप लोगों को किसके लिए भी माल सप्लाई करना है या सर्विस देनी है, उसके लिए एडवांस रिसीव हो गया, तो आपके पास में सच एडवांस शेल बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स, और आपके पास सर्विसेज, जैसे कि 5 लाख रुपए का माल सप्लाई करना था, उसके लिए 2 लाख रुपए आपको अभी एडवांस में रिसीव हो गए। जब फ्यूचर में आप गुड्स सप्लाई करोगे 5 लाख के, तो 2 लाख मिल चुके, कितने रुपए और रिसीव करोगे, 3 लाख रुपए। करेक्ट है। तो कहता है आपके पास में ऑफ द गुड्स और द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज विद इन द 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एडवांस। तो कहता है जी गुड्स और सर्विसेज कितने दिन में सप्लाई कर देने हैं, 365 दिन में। हाउएवर इन केस of any advance which is the subject matter of the any legal proceedings before the court of law, the said time limit of 365 days shall not apply। मतलब कोई ऐसा एडवांस हो जो डिस्प्यूटेड हो जाए, जिसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाए, तो उसके ऊपर 365 दिन वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। ये कहता है आपके पास इन केस द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बिकम ड्यू फॉर रिफंड, कहता है जी रिफंडेबल हो जाए, और आपके पास में तो रिफंडेबल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जिस दिन रिफंडेबल हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग वो पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। अगर 15 दिन में पैसा रिफंड नहीं हुआ, तो उस पैसे को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, उसको उसके बाद में उसको डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। इन केस अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस बिकम रिफंडेबल बट नॉट रिफंडेड, then the amount received as an advance shall be deemed to be the deposit on the expiry of the 15 days from the date जिस दिन आप लोगों के पास में ये बिकम फॉर रिफंडेबल बना था, मतलब 16वें दिन से उसको क्या मानेंगे, पब्लिक डिपॉजिट मान लेंगे। हाउएवर इफ द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस बिकम रिफंडेबल ड्यू टू द आपके पास में रीजन दैट, किस रीजन से, आपके पास में कंपनी एक्सेप्टिंग द मनी डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन और अप्रूवल, नेसेसरी परमिशन और अप्रूवल,
अब आपके पास है व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड टू डील इन द गुड्स ऑफ सर्विसेज विच द एडवांस इज रिसीव्ड देन द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी। इसके लिए सर जी आपके पास में उसको डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। ध्यान से देखना, पहले वाले क्लोज में और दूसरे वाले क्लोज में डिफरेंस है या एक ही बात है? पहले वाले क्लोज में भी पैसा रिफंडेबल हुआ है, दूसरे वाले क्लोज में भी पैसा रिफंडेबल हुआ है। कहते जी पहले वाले क्लोज में आपका पैसा रिफंड हुआ क्योंकि आप सामान सप्लाई नहीं कर पा रहे, गुड्स अवेलेबल नहीं है, या गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया, 365 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, 2 महीने का टाइम दिया था, 2 महीने में सामान सप्लाई नहीं कर पाए। दूसरे वाले में कहता है कि आपको सामान बेचने से पहले किसी खास अप्रूवल की जरूरत थी, खास अप्रूवल की जरूरत थी, और अभी तक आपको वो अप्रूवल ऑब्टेन नहीं हुई थी, फिर भी आपने क्या रिसीव कर लिए? एडवांस रिसीव कर लिए। तो वो एडवांस आपके पास में क्या ट्रीट करना ही क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? शुरू से ही वो आप लोगों के पास में पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। अगर आपका पैसा रिफंडेबल हुआ है, क्यों? क्योंकि आपके पास में उस सामान को बेचने से रिलेटेड क्या नहीं है? परमिशन नहीं है। तो उस सिचुएशन में 15 दिन का टाइम पीरियड हम लोग नहीं। करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है। सर जी ये क्या बात है? हाँ हाँ, अब ऐसे क्या होते हैं, आपने किसी भी पर्सन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सर जी? वो कोई भी आपके पास में माल सप्लाई करने से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग कंप्लीट करने से रिलेटेड हो सकता है। आपने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेंगे, आप टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, इस बात की क्या गारंटी? वो कहता जी कर देंगे, वो कहता जी ऐसा करो आप 5 लाख रुपए एडवांस जमा करवा दो। अगर आपने टाइम पे पैसा अगर आपने टाइम पर क्या किया, काम कंप्लीट किया, तो उस सिचुएशन के अंदर हम आपका पैसा आपको रिफंड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो पीजी का बिजनेस रन करती है, पेइंग गेस्ट का। अब उसके अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं और रहते हैं। अब कंपनी कहते हैं जी हम लोग 2 मंथ एडवांस, 2 मंथ एडवांस और आपके पास में 1 मंथ का किराया देंगे। 2 मंथ एडवांस और 2 मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट और 1 मंथ का एडवांस रेंट लेंगे। तो अगर किराया 10,000 रुपए पर मंथ है तो कंपनी ने पहले महीने में ही 30,000 रुपए ले लिए, जिसमें 20,000 रुपए आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 10,000 रुपए आपका क्या है? रेंट है। बराबर। अब जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है क्या ये रिफंडेबल है? हाँ मालिक, रिफंडेबल है। कब रिफंड होगा? जब आप पीजी खाली करके जाओगे, तो उस टाइम पर आपके पास में कंपनी क्या करेगी? आपके 20,000 रुपए आपको वापस कर देगी। अब यहाँ 20,000 कंपनी ने रखे क्यों है? कल को आप जाते टाइम, जैसे स्कूल में से आए थे जब आप लोग, तो अपने स्कूल के फैन तोड़ दिए, आप लोगों ने स्कूल के ट्यूबलाइट सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए, मैं सही हूं ना? हाँ। तो हाँ हाँ। अरे बच्चे, मेरे कहने का मतलब आप लोगों के जो दूसरे प्रिय दोस्त थे उन लोगों ने ऐसी हरकतें जरूर की होंगी। आप मेरा वेस्ट मॉडल से नहीं हो तो बस तबीयत नहानी भरी। हाँ जी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो सामान आप लोगों ने तोड़ा तो उसमें से आपके, अगर आप पीजी खाली करते हो तो पीजी खाली करते टाइम कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई, कोई फैन टूट गया या कुछ नुकसान हुआ है, तो उस कंपनी उसमें से पैसा डिडक्ट करेगी। ये बातें वहां पर मेंशन होती है। तो यही बात ये बंदा कहता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस के लिए कोई भी पैसा रिसीव किया है और आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ऐसे पैसे रिसीव करने का, तो कहते हैं एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस as a security deposit of the capacity performance of any contract for the supply of goods for the purpose services. In such case, the amount received as an advance become due or for the purpose में refund, but not refunded कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। तो उसको क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। और 15 दिन में पैसा रिफंड कर दिया तो ओके है, फिर कोई परेशानी नहीं है। चलो जी, कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? तो प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों को परचेज करनी थी और आपने उसके लिए एडवांस दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी बेचने वाली कंपनी है और उसने क्या किया? एडवांस रिसीव किया। तो कहता है जी एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज एन एडवांस रिसीव्ड अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स। इस सिचुएशन के अंदर तो बंदा कहता है जितना पैसा रिसीव होगा उसको क्या ट्रीट नहीं करेंगे? उसको एडवांस से ट्रीट नहीं करेंगे, वो पब्लिक डिपॉजिटर ट्रीट नहीं करेंगे। अगर पैसा बिकम ड्यू फॉर रिफंडेबल, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर 15 दिन में आपको रिफंड कर देना है, और रिफंड कर दिया तो ओके, नहीं तो उसको क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। हाँ, लेकिन एक पंगा है। आप लोगों ने क्या किया? ये कहता है जी आप लोगों ने पैसा एक्सेप्ट कर लिया, एडवांस एक्सेप्ट कर लिया एक मशीन सप्लाई करने के लिए, लेकिन मशीन सप्लाई करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत थी। आपने बिना अप्रूवल के, बिना परमिशन के पैसा एक्सेप्ट कर लिया।
तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में क्या सरकार आपको वो पैसा अप्रूवल ग्रांट करेगी ना, मलिक कैसी अप्रूवल, कौन सी अप्रूवल? ऐसे सर्कमस्टेंसेज में सारे पैसे को क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। हाउएवर इफ द अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस बिकम रिफंडेबल ड्यू टू द रीजन, आपके पास में कंपनी एक्सेप्टिंग दैट मनी डज नॉट हैव एनी नेसेसरी परमिशन, और आपके पास में अप्रूवल वेयर एवर जो भी आपके पास में गुड्स को कैपिटल गुड्स के अंदर डील करने के लिए रिक्वायर्ड थी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अमाउंट रिसीव्ड को हम क्या ट्रीट करेंगे? सच पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट करने के। डन। आई थिंक कंडीशन नंबर 3 गुड्स में और इसमें सेम है, नॉर्मल गुड्स में कैपिटल गुड्स में सेम है, हाँ सेम है। कहते हैं जी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द आपके पास में एडवांस फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट साइन किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट साइन किया और बदले में कुछ एडवांस ले लिया एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, तो वो एडवांस भी आपके पास क्या नहीं ट्रीट किया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट। डन। तो कहता है एन अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर द आपके पास सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड दैट अमाउंट को क्या किया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन। कहते हैं जी अगर अमाउंट आपके पास में बिकम रिफंडेबल, तो ऐसी सिचुएशन में 15 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा पैसा रिफंड करने के लिए, 15 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा पैसा रिफंड करने के लिए, अगर 15 दिन में पैसा रिफंड कर दिया तो ओके, अदरवाइज आपके पास में उसको क्या ट्रीट कर लेंगे? पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप लोगों ने बिल्डिंग बेचने के लिए पैसा रिसीव किया, एडवांस रिसीव किया, लेकिन आपके पास में बिल्डिंग बेचने की परमिशन ही नहीं है, शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत है, बिना परमिशन के आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो सारा पैसा शुरू से ही क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। ये कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस इफ आपके पास अलाउड बाय द आपके पास में कोलेक्ट्रल रेगुलेटर और आप लोगों के पास में सीजी या फिर आपके पास में एमजी, तो कहता है जी अगर आप लोगों ने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस इफ इट इज अलाउड बाय द सेक्टरल रेगुलेटर, सेक्टरल रेगुलेटर का मतलब है ट्राई, सर जी ट्राई का क्या फंडा है? हाँ है ना। अब देखो दो तरह के सिम कार्ड होते हैं, एक प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होते हैं। पोस्टपेड सिम कार्ड जब आप लोग लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में सरकार आपको कुछ कंपनी आपसे 2,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लेती है कि कल को आप पोस्टपेड के, देखो प्रीपेड के अंदर क्या होता है, पहले पहले रिचार्ज करें फिर इस्तेमाल करें, और पोस्टपेड के अंदर क्या होता है, पहले इस्तेमाल करें बाद में बिल का भुगतान करें, ऐसा ही होता है। कल को बाद में आप बिल का भुगतान ना करें तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर कंपनी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर कंपनी आपसे शुरू में ही क्या वसूल करके चलती है? कुछ एडवांस वसूल करके चलती है। वो किसकी परमिशन से होता है? ट्राई की परमिशन से होता है। TRAI, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डन है। इसी तरीके से सेबी हो सकता है, इसी तरीके से IRDA हो सकता है, इसी तरीके से CCI हो सकता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत सारी आपके पास में ऐसी अथॉरिटीज है जो आप लोगों को अप्रूवल ग्रांट कर सकती है एडवांस रिसीव करने का, तो ऐसे सिचुएशन में उसको भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं मानेंगे। हाँ, अगर आपका पैसा क्या हो जाए, बिकम ड्यू और रिफंड, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैसा 15 दिन में रिफंड कर देना है, अदरवाइज उस पैसे को क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। हैव एनी कंफ्यूजन? पक्का। ये कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फ्रॉम द फॉर द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड एनी पब्लिकेशन, है पब्लिकेशन, ये क्या फंडा है? अक्षर जी है ना फंडा, चंपक सुना ना, चंपक, चंपक। मैं तारक मेहता वाले चंपक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, चंपक। तो उस कंपनी के अंदर क्या है, वो कॉमिक्स आपके पास में एक कॉमिक्स 20 रुपए की देती है और एक महीने में दो कॉमिक्स आती है, तो मतलब कितने रुपए की हो गई? 40 रुपए की। पूरे महीने पूरे साल में 12, तो बोले तो 480 रुपए की कॉमिक्स हो गई। अब मुझे ना वो वैसी वाली कॉमिक्स पढ़ती, मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी, तो ऐसी सिचुएशन में हर साल कितने रुपए का खर्च है? 480 रुपए का। और पंगा क्या रहता है, अगर पैसे दिए तो कॉमिक्स आएगी, अदरवाइज कॉमिक्स नहीं आएगी। अब मैं यार पंगे में पड़ गया, मैं सोचा यार हर बार का पंगा ही है तो पैसे देने का, और भूल जाओ तो फिर आपके पास में उसका एडिशन निकल जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में मैंने कंपनी से पूछा कि भाई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले मेरे साथ, तो कंपनी ने कहा जी बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में 4 लाख, सॉरी 4800 रुपए हुए, कंपनी कहती है 4,000 रुपए दे दो, बात खत्म। करेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड द पब्लिकेशन, मतलब आपको चंपक की कॉपी लगातार 10 सालों तक रिसीव होती रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी।
हर महीने, हर साल कितनी कॉपी आएंगी? 24। एक महीने में दो आती है ना, तो 12 महीने में 24, तो 10 साल के अंदर आपको कितनी कॉपियां मिल जाएंगी? 240 कॉपियां मिल जाएंगी। आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं। डन है। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी कॉमिक्स आपने रिसीव की है, अच्छा आप लोगों के पास में वो आती है आईसीएआई की जर्नल, हाँ, उसके ना आईसीएआई आपकी फीस में 200 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, इसी वजह से आप लोगों की वो जर्नल आती है। 200 रुपये आपके पास में जो चार्ज किया वो एक एक साल के लिए होते हैं। अब जैसे आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन किया, फिर से 200 रुपये चार्ज कर लिए। तब ऐसे सर्कमस्टांसेस में आईसीआई भी उस 200 रुपये को अलग से डिपॉजिट करके दिखाती है, और वो क्या ट्रीट नहीं किया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो वो, हाँ जी, ये बंदा कहता है चाहे आप लोग प्रिंटेड फॉर्मेट में सप्लाई करो, चाहे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सप्लाई करो, तो कहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में पब्लिक डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा रिफंडेबल हो जाए तो 15 दिन में रिफंड कर दें, अदरवाइज वो पैसा क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। चलो जी। ये कहते हैं जी ये पढ़ा हूँ, मन तो नहीं है, चलो फिर भी पढ़ लो। देखो, ये आप लोगों के पास में कब ये रूल कब से एप्लीकेबल हुआ, ध्यान से देखना। सेक्शन कब से एप्लीकेबल हुई? सेक्शन एप्लीकेबल हुई मालिक 1 अप्रैल 2014 से। 1 अप्रैल 2014 से। तो सरकार ने आप लोगों को टाइम पीरियड अलाउट किया कि भैया 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक अगर आप लोगों ने कोई भी पैसा रिसीव किया जिसको क्या ट्रीट नहीं किया गया? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया गया। करेक्ट है। मतलब जो पैसा आप लोगों ने कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर के मालिक 31 मार्च 2019 तक पैसा रिसीव किया, जिसको पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया गया, तो उसकी एक रिटर्न बनाओ, एक समरी स्टेटमेंट बनाओ, और समरी स्टेटमेंट किसके पास जमा करवा दो? आरओसी के पास में जमा करवा दो। फॉर्म नंबर हम आपको बताते हैं, जीपीटी। फ्रोम आपके पास में, तो आप विद इन द 90 डेज फ्रोम 31 मार्च 2019 से। तो क्या एग्जाम के लिए रिलेवेंट है? क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपके पास में 2019 में इसका खेल खत्म हो चुका है। मतलब 30 अप्रैल 2000, 30 मई 2019 को, 30 मई कह रहा हूँ, 29 जून 2019 को ही खेल खत्म हो चुका। तो एग्जाम के लिए रिलेवेंसी हटा दो फिर। नहीं है तो बराबर है, चले। हाँ जी, ये देखिएगा, ये कहता है आपके पास में द प्रमोटर ऑफ जयश्री स्पिनिंग मिल लिमिटेड। तो प्रमोटर है यहाँ पे, कंट्रीब्यूट करते हैं इन द आपके पास में शेप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टू द कंपनी इन फुलफिलमेंट ऑफ द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट स्टिपुलेटेड बाय द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड सिडसिल। सिडसिल के अंदर मतलब आपके पास में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। कहता फॉर गारंटिंग द लोन, लोन देते टाइम सिडसिल ने क्या किया? सिडसिल ने आप लोगों के पास में एक कंडीशन डाल दी, किस चीज की? कि प्रमोटर भी कंट्रीब्यूट करेगा, बराबर। तो प्रमोटर ने पैसा दे दिया। अब प्रमोटर ने जो पैसा दिया है मालिक, वो पब्लिक डिपॉजिट है या नहीं है? द आंसर है नो। तो बंदा कहता है आपके पास में द देयर आफ्टर द अनसिक्योर्ड लोन विल बी आपके पास में रिगार्डेड एज डिपॉजिट और नॉट। तो सर जी आपके पास में आंसर है नो। ये कहता है आपके पास में व्हाट विल योर आंसर इन दिस केस द एंटायर लोन ऑब्टेन फ्रॉम द आपके पास में सिडसिल इज रीपेड। तो भैया ऐसी सिचुएशन में अगर आपने सारा लोन रीपे कर दिया और पैसा प्रमोटर का अब भी स्टैंड करता है, तो सर जी ऐसी सिचुएशन में उसको क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। तो बंदा, ये आप केस तो पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अब आप लोगों को, बोलो। तो डन। ये आप लोगों के पास में एक छोटा सा किस्सा कब आया था? जुलाई 2021 में आया था। अच्छा, मैं एक बात तो बतानी भूल ही गया, इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार आएगा। अभी तक का कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए हो। 5 मार्क्स का छोटा सा है, लेकिन मतलब कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब 70 नंबर के पोर्शन में भी 5 नंबर का पोर्शन अगर कवर कर गया तो 10% अप्रोक्सीमेट पेपर कवर कर गया ये। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिएगा जी, इतने इतने पोर्शन में अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो बोलो। इतने पोर्शन में अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो बताओ जी। नहीं है? ये देखना मलिक, एक सेक्शन और करेंगे, सेक्शन नंबर 73। सेक्शन नंबर 73 के अंदर ये पर्सन कहते हैं द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि भैया कौन कौन सी कंपनी ऐसी है जो अपने मेंबर से पैसा रिसीव कर सकती है।
कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो मेंबर से भी पैसा रिसीव नहीं करते हैं। मेंबर से पैसा रिसीव करते टाइम किन किन कंडीशंस को फुलफिल करना है, तो ध्यान रखने की बात। तो कहते हैं जी सेक्शन नंबर 73 इसके बारे में बात करेगा। तो मई 2016 में, मई 2018 में, नवंबर 2018 में एक्सक्लूसिवली यही क्वेश्चन आया है। इसके अलावा भी आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये कहता है आपके पास में द कंडीशन, अगर आपके पास में कंपनी क्या करना चाहती है, पैसा एक्सेप्ट करना चाहती है, किससे, मेंबर से, तो क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कहता है जी ए कंपनी, छोटा सा पंगा है कि ए कंपनी का मतलब क्या है, ए का मतलब, हाँ जी, ए स्टैंड फॉर एनी। तो ए स्टैंड फॉर एनी, और एनी स्टैंड फॉर पब्लिक और प्राइवेट बोर्ड। जब भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में कहीं भी ए आ जाए, ए कंपनी, ए डिपॉजिट होल्डर, ए शेयर होल्डर, तो ए स्टैंड फॉर एनी, ए को क्या पढ़ेंगे, एनी। तो बंदा कहता है जी हम लोग इसको ए नहीं पढ़ने वाला, मैं इसको एनी पढ़ने वाला, एनी कंपनी, एनी कंपनी मे एक्सेप्ट, मे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब आपके पास है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों क्या कर सकती हैं, सर जी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो लिख लीजिएगा ए कंपनी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एनी कंपनी, ए कंपनी इज इक्वल टू एनी कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। भैया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कंपनी आपके पास पब्लिक कंपनी है या वो कंपनी आपके पास क्या है, प्राइवेट कंपनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वो आपके पास में एक कोई भी कंपनी। कहता है जी अगर आपके पास में सच टर्म एंड कंडीशन, आपके पास होता सच टर्म एंड कंडीशन एज में बी एग्रीड बिटवीन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में डिसाइड हुआ हो, तो आपके पास एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग जो कंडीशन है उनको फुलफिल करे, तो वो क्या कर सकती है, पैसा रिसीव कर सकती है। कहता है जी रेजोल्यूशन, जब भी आपके पास में कंपनी पैसा रिसीव करना चाहती है तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा किसके अंदर, जनरल मीटिंग पे। कहता है जी रूल्स, तो बंदा कहता है जो आपके पास में जितने भी रूल्स किसने स्पेसिफाई कर दिए हो, सीजी ने, तो सारे पढ़ेंगे अभी देखते जाना। कहता है जी इशू ऑफ द सर्कुलर टू द आपके पास में मेंबर्स। तो कहता है जी कंपनी इशू करेगी कि सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या, पब्लिक को आपके पास में अपने मेंबर्स को इनवाइट करना चाहती है कि भैया आप पैसा जमा करवा सकते हो, तो आपके पास इनवाइटिंग द डिपॉजिट फ्रॉम देम। द सर्कुलर शेल इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी ने जो क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन की है वो कैसी है, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर एंड आपके पास में अमाउंट ड्यू टुवार्ड आपके पास में डिपॉजिट कितने कंपनी के पास पहले से एक्सेप्ट कर रखे हैं, और अदर पर्टिकुलर्स जो भी आपके पास में रूल्स में डिफाइन कर दिया जाए वो आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। अभी लिंकेज के लिए साथ में चलेंगे। कहता है जी फाइलिंग ऑफ सर्कुलर, ऑब्वियस सी बात है एक कॉपी तो हम किसके साथ सबमिट करेंगे, क्या इस सर्कुलर एक प्रकार के प्रोस्पेक्टस जैसा काम कर रहे हैं, हाँ कर रहा है। तो क्या इसकी एक कॉपी भी आपके पास आरओसी के पास सबमिट होनी चाहिए, हाँ। सो जी प्रोस्पेक्टस के साथ में रूल था कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी पब्लिक को इशू करने से पहले आरओसी के पास सबमिट होगी। तो ये भी क्या आप लोगों के पास में आरओसी के पास पहले सबमिट होगी, हाँ। तो बंदा कहता है द सर्कुलर अलोंग विद द स्टेटमेंट shall be filed by the company with the ROC at least 30 days prior to the issue of circular। ये सर्कुलर मेंबर को इशू करने से 30 दिन पहले आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है तो बताओ जी, नहीं तो फिर हम लोग आगे चले। इतने पॉइंट में अगर आप लोगों के पास में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी, इस पोर्शन में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइएगा। बराबर। आगे कहते हैं आपके पास में सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन 2 क्लोज नंबर 3। कहता है जी आपके पास में डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर जी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट क्या है, क्योंकि जब हम लोगों ने एक चैप्टर किया था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो उसमें दो अकाउंट बनाए थे, एक बनाया था डीआरआर और एक बनाया था डीआरआई, बनाई थी डीआरआर और डीआरआई। डीआरआर कितना बनता था, 20%, सॉरी 10% ऑफ फेस वैल्यू डन, और जबकि आपके पास में डीआरआई क्या बनती थी, 15% ऑफ फेस वैल्यू, करेक्ट ना। ये 10% ऑफ फेस वैल्यू टोटल का था,
और ये 10-15% ऑफ फेस वैल्यू जो करंट ईयर में डिवेंचर रिडीम होने थे उसका था। ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 5 में लिखी थी अभी। तो ये बंदा कहता है इसी तरीके से आप लोगों के पास में जब भी कोई कंपनी क्या रिसीव करेगी, डिपॉजिट रिसीव करेगी, तो वो भी क्या बनाएगी, डीआरआर बनाएगी। इसमें जो डीआरआर है ना, इस डीआरआर का मतलब होता है रिडम्पशन रिजर्व। यहां आपके पास में डीआरआर का मतलब डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व, लेकिन ये डीआरआर रिप्रेजेंट किसको करेगा, डीआरआई को, डिपॉजिट के केस में। देखना, ये कहता है डीआरआई का मतलब क्या होता था कि आपको 30 अप्रैल तक एक सर्टेन अमाउंट किसके पास जमा करवा देनी है, किसी शेड्यूल बैंक के पास में जमा करवा देनी है। कंपनी शेल डिपॉजिट in a scheduled bank in a separate bank account a sum equal to 20% of the amount of the debenture maturing during the year such amount shall be deposited on or before 30th April। मतलब नाम तो डीआरआर है लेकिन हरकत किसके जैसी है, डीआरआई से जैसी, बराबर है। सच आपके पास में सच अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट बोलेंगे। जबकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। कहता है जी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज, किसके अलावा, सर जी आपके पास में डिबेंचर डिपॉजिट की रीपेमेंट के अलावा किसी भी पर्पज से इसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्या डीआरआई का इस्तेमाल भी हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ही करते थे, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल होता था ना, सर जी कोई इस्तेमाल नहीं होता था। कहता जी सेक्शन नंबर 7 जो 73(2)(e, तो बंदा कहता है आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ नो डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। किस बात का सर्टिफिकेट, कि भैया हम लोगों ने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में और उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट में किसी भी तरह का कोई भी डिफॉल्ट कैरिड आउट नहीं किया है। अगर डिफॉल्ट हुआ भी था तो ठीक किए हुए 5 साल हो चुके हैं। ये कहता है द कंपनी सर्टिफाई करेगी that it has not defaulted in the repayment of any deposit or interest therein. However, where a company has defaulted in the repayment of any deposit or interest thereon, the company shall certify that it has made good the default and a period of 5 years has been lapsed from the date making the good। जिस दिन आप लोगों ने आपके पास में डिफॉल्ट को ठीक किया था उसको ठीक किए हुए कितना टाइम हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं। कहता है जी सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द आपके पास में डिपॉजिट। अब देखो जी जितने भी डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर है, फ्रॉम तो पब्लिक डिपॉजिट ही होगा। अब वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। कब उसको सिक्योर्ड मानेंगे, कब उसको अनसिक्योर्ड मानेंगे। अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया 10 लाख रुपए का और बदले में एक असेट्स क्या कर दी, सिक्योर्ड कर दी। अगर इस असेट्स की वैल्यू 0 है, अगर इस असेट्स की वैल्यू 9 लाख रुपए है, अगर इस असेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए है, या इस असेट्स की वैल्यू 12 लाख रुपए है, या तो आपने कोई असेट्स दी ही नहीं, या फिर दी लेकिन उसकी वैल्यू डिपॉजिट की अमाउंट से क्या है, कम है, देन तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम लोग क्या मानेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। अगर आपके डिपो सिक्योरिटी की अमाउंट डिपॉजिट की अमाउंट या से के बराबर या उससे क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, सिक्योर्ड ट्रीट करेंगे। क्या सेम रूल डिबेंचर के ऊपर भी अप्लाई हुआ था, हाँ हुआ था। तो ये देखिए कहता है आपके पास में द कंपनी में प्रोवाइड द सिक्योरिटी फॉर आपके पास में ड्यू पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर, एंड आपके पास क्रिएट ए चार्ज ऑन इट्स असेट्स फॉर दिस पर्पज इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट। और या तो कंपनी सिक्योर ही ना करे, या फिर सिक्योर देम पार्शली, या फिर आपके पास में उसको पार्टली सिक्योर करे, देन आपके पास में सच डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इन द एवरी सर्कुलर फॉर्म एडवर्टाइजमेंट। जिसके जरिए भी आप लोगों ने पैसा सेट किया है, इनवाइट किया है, उसमें लिख दो कि आप लोगों का डिपॉजिट क्या है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। डन है, यानी क्लियर। चले, क्या कहता है जी रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, हाँ द कंपनी शेल रीपे करेगी डिपॉजिट, कब, और उसके ऊपर जितना ब्याज है जो भी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड है। सर जी टर्म एंड कंडीशन क्या, मान लो कि आपने कहा जी ब्याज एनुअली देंगे तो हर 31 मार्च को देना पड़ेगा। अगर आपने कहा जी सेमी एनुअली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, तो 30 सितंबर और 31 मार्च को देना पड़ेगा। क्लियर है। और 5 साल, सर जी 3 साल के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, तो 3 साल के लिए एक्सेप्ट किया तो तीसरे साल के एंड पे हमें डिपॉजिट क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा।
ये कहता है आपके पास में यहाँ पर फेलियर टू पे, अगर आप लोगों ने पैसा एक्सेप्ट किया और आप रीपे करने में फेल हो गए या डिबेंचर को रीपे करने में फेल हो गए, तो कहता है ये एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सच डिपॉजिट, द डिपॉजिटर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर देगा किसमें, ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी, किस बात का ऑर्डर देगी, आपके पास में ऑर्डर टू पे द डिपॉजिटर, कहता है आपके पास में सम जितना पैसा उसको ड्यू है, साथ में अगर कोई लॉस या डैमेज हुए हैं तो वो भी पे करो, और ट्रिब्यूनल मेक द सच ऑर्डर, जो भी उसको सही लगे तो वैसा ऑर्डर वो क्लेम कर सकती है। तो कंफ्यूजन है तो बोलो जी आपके पास में। तो पहला पॉइंट हम लोगों के पास में आया कि अगर कोई कंपनी किससे पैसा रिसीव करना चाहे, वो आप लोगों के पास है मालिक। अगर कोई कंपनी पैसा रिसीव करना चाहती है और वो भी पैसा किससे, सर जी वो भी पैसा आपके पास में अपने मेंबर्स से। तो इतने पोर्शन में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइएगा। हाँ बच्चा बोलो ना। कौन से वाला? 24? अच्छा ये तो कुछ अलग नहीं है, कहते जी अमाउंट रिसीव्ड एज एन आपके पास में एडवांस प्रोवाइडेड वारंटी। अच्छा अरे, आप वॉशिंग मशीन वगैरह परचेज करने जाते हो, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक गीजर है, कोई भी ऐसी चीजें परचेज करने के लिए जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी आपको कहती है कि इसकी वारंटी 3 साल की है। अगर आप चाहो तो हम इसकी वारंटी 5 साल कर सकते हैं, 500 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, 500 रुपये और दे दिए, और आपकी वारंटी पीरियड 3 साल से बढ़ के कितने का हो गया, 5 साल का हो गया। करेक्ट है। अब ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर, ऐसे सरकमस्टांसेस के अंदर 5 साल की आपकी जो वारंटी है, तो जितना पैसा कंपनी के पास आया है ये वारंटी के लिए, तो क्या ये कंपनी के लिए आज की इनकम है, जब तक 5 साल खत्म ना हो जाए तब तक कंपनी इस पैसे को अलग से सिक्योर करके रखेगी, अलग से। डन। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जितना पैसा ये वारंटी के तौर पर रिसीव हुआ है, ये पैसा आपके लिए क्या नहीं होगा, बिग कंपनी के लिए वो आपके पास में पब्लिक डिपॉजिटरी ट्रीट नहीं करेंगे। ये कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस टुवार्ड द आपके पास में कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग आपके पास में सर्विसेज, फ्यूचर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वारंटी हो या मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट, इफ द पीरियड ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड, जितना टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, या फिर आप लोगों के पास में सर जी वो आपके पास में 5 ईयर, मतलब कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस में विच एवरेज लेस। ये कहता है आपके पास में इन केस अमाउंट बिकम रिफंडेबल, ड्यू हो जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर दोगे, अदरवाइज आप लोगों से सारा पैसा क्या ट्रीट कर लिया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे वही 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 पूरा प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट को जो बाकी पैसा है ना प्रोडक्ट वाला, वो तो फिर वो एडवांस में चला जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से। ठीक है ना, वो तो अलग हो जाएगा, वो तो अलग मैटर है। हाँ बेटा 181 पे पूछो, एक दो पूछो। 11 नंबर पाइप है, हाँ जी। ये बचिए ना। मैं छोटा सा क्वेश्चन बना लेता हूँ। 1 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने, और आपके पास में 1 लाख शेयर्स में पैसा कैसे रिसीव किया, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, और मालिक बचे हुए 4 रुपए फर्स्ट कॉल पर। हम लोगों को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एप्लीकेशन के साथ में, और एप्लीकेशन आई 1.5 लाख शेयर्स के लिए, हमने शेयर इशू करने निकाले थे इतने। तब ऐसे सिचुएशन के अंदर पैसा हमें कितना मिला, 4,50,000, 4,50,000। हमें पैसा आपके पास में एप्लीकेशन पे एडजस्ट कितना हुआ, तो कितना पैसा एडवांस हो गया, 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख रुपए में से हम लोग इसको कितना पैसा किसके टुवर्ड एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट के टुवर्ड एडजस्ट कर देंगे। तो अब आप लोगों के पास में ये वाला एक पॉइंट डन। तो ये बंदा कहता है ये वाला पैसा जो अलॉटमेंट के टुवर्ड एडजस्ट होने वाला है, अगर आपके पास में एडजस्टमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या ट्रीट कर लेंगे, पब्लिक डिपॉजिट। वैसे इसमें 2 पॉइंट है, मैं एक वो बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ आपके पास में 2.5 लाख एप्लीकेशन लेता हूँ, मेरी बात ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। तो 7,50,000, तो बचे कितने, 4,50,000। अब फ्यूचर में आप लोगों को 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 फिर से पैसा एडजस्ट करना है,
मैक्सिमम पैसा कितना एडजस्ट हो सकता है? 3 लाख। तो 1,50,000 तो आपको तुरंत वापस करने पड़ेंगे। देखना ध्यान से, जितना पैसा अलॉटमेंट के टुवर्ड एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब 1,50,000, तो ये अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर देंगे। बराबर, एक किस्सा। दूसरा किस्सा क्या है, अगर आपने 60 दिन में अलॉटमेंट ही नहीं की, तो 60/50 के साथ 50 आपको वापस करना है। अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर ली, तो आपको कितना वापस करना पड़ेगा? 1,50,000। वो भी कितने दिन के अंदर अंदर? अगले 15 दिन। अगर आप 60 दिन में अलॉटमेंट करने में, अगर आप 60 दिन में अलॉटमेंट की, 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7/50 का 7/50 क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। अदरवाइज इस 7/50 को ही क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। हाँ, 15 दिन का टाइम। any amount received toward the subscription of security if the such amount is appropriated only against the आपके पास में अमाउंट ड्यू टू द allotment, जितना पैसा allotment के टुवर्ड है उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ जी, 186 तो ये लो जी। बताओ। 20 नंबर पॉइंट, हाँ बताइएगा। हाँ बच्चा, वो तो फिर आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट में काउंट हो जाएगा, अगर आपने एडवांस रिसीव किया ऐसी सर्विस के लिए, ऐसे गुड्स के लिए जो 365 दिन बाद देनी है, 1 साल बाद है, हाँ फिर वो पब्लिक डिपॉजिट ट्रीट हो जाएगा, बिल्कुल। इनके एडवांस रिसीव्ड फॉर ए पीरियड मोर देन 365 डेज, हाँ बिल्कुल आपके पास में पब्लिक डिपॉजिट रेट हो जाएगा। और बताइएगा इसके। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, और कोई डाउट तो बोलो। बस, ये लो जी।